जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। और अब हम ये कौन सी रिक्वायरमेंट थी जी? ये कौन सी रिक्वायरमेंट है? ए। बी रिक्वायरमेंट क्या है वैसे? बी रिक्वायरमेंट है इसी तरह से सारी अंग्रेजी लिख कर ना, ML नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वो पुराना सवाल बन गया IAS 12 वाला, ठीक है? को मार्कर अच्छा पड़ा है, ब्लैक देखना था। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, ठीक है? नोट का कोई नंबर लगाओ, यहां पर वो वर्किंग नंबर, नोट नंबर करना है तो कर दो, नोट नंबर कर दो। चलो ये रिक्वायरमेंट बी है, वैसे रिक्वायरमेंट बी ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है जी? आप कोई नंबर बता दो। नोट 8 जी, टैक्सेशन 8.1 क्या आएगा जी? टैक्स एक्सपेंस। इसमें आपको करंट टैक्स चाहिए होगा, पूरा लिखना है आपने, मैं CTE लिख रहा हूँ, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस चाहिए होगा, और फिर इनका जो टोटल होगा वो जाएगा इधर। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है रेकंसाइल भी करो चीज़ों को, तो रिकंसिलिएशन पूरा लिखना है, रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस, जिसके अंदर हम क्या लिया करते हैं? प्रॉफिट पूरा लिखना है, पूरा, ये रिक्वायरमेंट है, कुछ भी एब्रीविएशन यहाँ यूज नहीं करना आप, ठीक है? PBT आएगा, डबल अंडरलाइन लगाएंगे, टैक्स रेट आएगा जो कि 32% है, और फिर टैक्स आ जाएगा, और अगर कोई रेकंसाइलिंग आइटम हुआ तो बना लेंगे। अब ये वो तरतीब है जो IAS 12 में चला करती थी, ठीक है? ठीक है ना? IAS 12 में ये तरतीब चला करती थी, हमें CTE चाहिए वर्किंग 1 करंट टैक्स, DTE चाहिए तो फिर वर्किंग 2 वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन, वो सारी कहानी। तो शुरू करें काम। तो जी वर्किंग नंबर कहाँ पहुंचा हुआ है? ये आप दूसरे सफ़े पे बना लेना, इतना बना के तीसरे सफ़े पे वर्किंग कंटिन्यू रखें। वर्किंग नंबर 7 8 करंट टैक्स। भाई मैसेज कर दें किसी को, एक मार्कर और अच्छा ला दें मुझे, जिसमें हम बात शुरू किया करते थे जी प्रॉफिट बिफोर। ये कहानी असल में आज फंसी हुई थी, यहाँ पे हमें ये मुसीबत मारा गिवन ही नहीं थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ठीक है, समझ आइए बात की सारी। अब ये 587 हमारे पास आ गया। अब इससे अगली कहानी हमने प्लस माइनस वही गेम ऑन कर लेनी है। 1 मिनट, साथ में हम इधर वो भी ओपन कर लेते हैं अपना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन वाली वर्किंग नहीं होती थी, वो भी ओपन, वर्किंग नंबर 9 वो ओपन कर ले, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 19, कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स रेट और टैक्स। ठीक है भाई, मैसेज किया किसी जी? ये भी सही है, ये दोनों या ये अभी तुमने देखे नहीं थे तो मैंने ही रखे फारिग। अच्छा जी, अब शुरू कर दें जी काम। अब देखें जी, पर्दे हटना शुरू हो रहे हैं, ये सारा टिक हो गया, खत्म कहानी, अब इसको छोड़ दें। अब हमारे लिए रेलेवेंट क्या चीजें हो गई हैं जी? जो ब्लैक था ना, अब सारा का सारा रेलेवेंट हो गया। तो 1 बाय 1 पढ़ते जाएं, आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। लें जी, अब ये आपका सवाल है फरोजी। हाँ जी भाई, एज पर टैक्स लॉस आपको ही पता है, ओनली राइट डाउन आर अलाउड एज डिडक्शन। क्या करते होते थे? हाँ जी, जो हमने अकाउंटिंग में किया है उसको उल्टा देते थे, और टैक्स वाले जो कह रहे हैं उसे ले लेते थे। तो अकाउंटिंग में 54 रुपये का एक्सपेंस बुक किया, उसको रिवर्स कर दें, और रिटर्न ऑफ को वो अलाउ कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐड बैक करें जी, बैड डेट एक्सपेंस कितना जी? 54,
और लेस कर लें बैड डेट रिटर्न ऑफ जी 40। साथ ही अगला काम भी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है जी क्लोजिंग 58 बैलेंस शीट में जा रहा होगा। ओके, जिसकी टैक्स बेस 0 होती है और ये डिफरेंस आ गया 58। लायबिलिटी टाइप है, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से तो DTD, आगे ना जाएं बस। अच्छा भाई कह रहे हैं डेटर से भी तो बन सकता है, फ़र्क तो ये हो सकता है ना, तो हम नेट कर लेते हैं। एक और तरीका भी है, ठीक है, वो क्या है, आप डेटर्स को ही ले लें नेट, लेकिन लेना पड़ेगा नेट, डेटर्स नेट लेने पड़ेंगे। ठीक है, हम कह रहे हैं हमारे डेटर्स हैं 1160 माइनस 58, अकाउंटिंग वालों के डेटर्स क्या नजर आएंगे 1160 माइनस 58 कितना जी 1100। टैक्स वाले कहते हैं ये क्या होता है 1160 ही है, तो फ़र्क कितना है वही 58। कैरिंग अमाउंट एसेट की ज़्यादा हो टैक्स बेस से तो डिडक्टेबल ही होता है, तो कहीं पे साइड पे लिख लेंगे। और नेट डेटर्स, कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्चे में आपके साथ इस तरह से भी खेल ले कि वो आपको नेट डेटर्स दे दे। असल में क्या है ये डेटर्स 1160 लिख तो दिए, वैसे लेस होती है ना इसमें से प्रोविजन, तो बैलेंस शीट में हमें नज़र आ रहे होते हैं ये इस तरह से 1102। ठीक है ना, तो हमारी अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में ये नज़र आ रहा होता है, टैक्स वाले इसको जब मानते नहीं तो उनकी बैलेंस शीट में यही नज़र आना है। तो ये और के साथ भी आप देख लें, करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, कभी वो ये भी कर सकते हैं कि आपको वो नेट डेटर्स दे दें कि हमारे नेट डेटर्स जो हैं 1102 हैं, तो और प्रोविजन जो है वो 58 है, टैक्स वाले प्रोविजन को मानते नहीं तो आप 1102 में जमा करके इसको शो कर देंगे, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये काम चल रहा है। टैक्स वालों के और हमारे दरमियान डेटर्स में तो कोई मसला नहीं होता, टैक्स वाले प्रोविजन को नहीं मानते, टैक्स वाले प्रोविजन को नहीं मानते, एक्चुअल बैड डेट्स को वो अलाउ करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ प्रोविजन पकड़ ली थी। आंसर सेम ही है अगर आप डेटर्स को नेट करके यूज करते हैं। ग्रॉस डेटर्स नहीं लेने, ग्रॉस डेटर में तो कोई फर्क है ही नहीं, फर्क तो नेट डेटर्स के अंदर। ठीक है ना, तो नेट डेटर्स हम करते हैं नेट ऑफ प्रोविजन, टैक्स वाले कहते हैं ना 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 ये कोई चक्कर ही नहीं है। ओके गॉट इट। भाई सर आसिफ आए हुए हैं, सर से पूछे कि आपने क्लास कितने बजे शुरू करनी है, कोई है 5-10 मिनट। अच्छा ठीक है जी, तो ये कहीं पे साइड पे नोट करें, सवाल से रिलेटेड नहीं, ऐसे डिब्बा शिब्बा लगा दिया करें ऐसी चीज को। ठीक है ना, असल सवाल वही है तो मैंने मिटाना है। चलें आगे, क्या मुश्किल है, सवाल पूरा है, ये तस्वीर बन जाएगी कल, जितना हो गया हो गया, जो नहीं हुआ ट्राई करेंगे कल आके इसको पूरा कर लेंगे, नो इशू। अच्छा जी, नेक्स्ट जितना टाइम मिलेगा वो तो लेंगे ना। नेक्स्ट क्या है जी, वैसे नहीं एडजस्टमेंट है छोटी छोटी, जैसे बोरिंग कॉस्ट कर लिया, छोड़ो रिवाइज किधर करना है रिवाइज, इधर हम कहा करते थे इस तरह से कि इस वर्किंग के अंदर मैंने यूं समझाया था आपको कि टैक्स वाले कहते हैं कि इसको नेट कर दो, नेट करके खेल लेते हैं, क्या ख्याल है नेट करके खेल लेना। 20 माइनस 8 कितना, टैक्स वाले कहते थे, हम कहते थे अकाउंटिंग वाले ये 12 एसेट है, टैक्स वाले कहते थे करंट टैक्स, एक मिनट पूरा लिख लूं, हमने यूँ बात समझी थी, टैक्स वाले कहते थे इसको यहाँ से हटा लो और यहाँ पे ले आओ और ये यहाँ पे माइनस हो कर दो और यहाँ पे 0। याद आया कुछ, ये बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट याद है। अब इसमें कितनी देर लगनी है, कितने बजे, सर के उठने से पहले मुझे आपने 2 मिनट रूटीन के मुताबिक बता देना, ठीक है, मैंने फ्री कर दूंगा। अच्छा, अब ये ट्रीटमेंट है जी, ये ट्रीटमेंट कई बार हम कर चुके हैं, ठीक है, आज फिर आ गया, कोई मसला नहीं, ये समझ आइए बात, रिवाइज दो थोड़ा सा, बोलो। यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, हम नेट से ही खेलते हैं, पागलों की तरह CWIP असल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं को बैलेंस शीट बना रहा हूँ कि मैं CWIP निकालूं, रिवर्स वर्किंग करके निकालना पड़ना था CWIP अगर निकालना चाहें तो, रिवर्स वर्किंग करके 910 में से 910 तक आते आते 84 ऐड हुआ है ना, इसको लेस करना था और
वो फिगर निकल आनी थी जो पहले होनी चाहिए थी, गलत वाली, ठीक है ना। तो क्यों निकालें यार, किस लिए निकालें 826? सही है, बात समझ आ रही है ना, जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें ये पता लग गया कि 84 क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, और 16 क्या है, इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी कि इंटरेस्ट इनकम है। तो इसको क्या कर दो, नेट क्या कर दो, कितना बनता है, और सिर्फ इसी से खेल जाओ। 84 माइनस 16 इधर लिख देते हैं, CWIP DTD, थोड़ा रेट को आगे कर देते हैं। जी बेटा, ये देखो CWIP इस तरह से कर देते हैं, 84 है माइनस 16 कितना बना, 68। CWIP सारा ले भी ले निकाल भी ले तो दोनों तरफ ही वो तो आना है ना, उसमें तो लड़ाई नहीं होती थी, तो सिर्फ इसके साथ खेलो। इसके बारे में कह रहे हैं टैक्स वाले, इसको यहां से निकाल के यहां ले जाओ, ये जी लेस हो गया बोरोइंग कॉस्ट, एडजस्टमेंट इज ओवर। अब एसिड कैरी अमाउंट ज्यादा टैक्स बेस से, तो 68 का डिफरेंस है, इसको क्या कहेंगे, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। नेक्स्ट, हमारा जो एसेट है 116 पे पड़ा है या नहीं पड़ा, ये देखो शुक्र है काम भी आ गया, 116 पे हमारा एसेट पड़ा है। यानी अगर हमारी बैलेंस शीट हो तो उसमें हमें इनटेंजिबल एसेट को 116 पे दिखाना है, और बोलो 120 माइनस 4 116। ये बात समझ आती है, क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूं ना, इसलिए अब मुझे इस पर टाइम नहीं लग रहा। हमारी किताबों में 120 का एसेट बना था, 4 रुपए मोटाइज होकर 116 में पड़ा है, कोई मसला, कोई शक, ओके है। टैक्स वाले क्या कहते हैं, टैक्स वाले कहते हैं एज पर टैक्स लॉस, किधर गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट इज, रिसर्च एंड डेवलप, उन्होंने आर को भी एसेट बना दिया है। एज पर टैक्स लॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो कुछ भी है वो सारे का सारा अलाउड है एज अ डिडक्शन, लेकिन ओवर 10 ईयर्स। यानी कि उन्होंने 180 रुपए का एसेट और उसको 10 पर यानी 18 रुपए माइनस करके कितना 162 पे रखा। इसका मतलब ये हुआ हम अकाउंटिंग वालों ने क्या किया हुआ है, 4 रुपए से अमोर्टाइज किया हुआ है। यूं कर लो वन बाय वन जी, ऐड करो, रिवर्स करो अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन, यही करते थे ना, बोलो कितना 4, कैसे निकला 4, 120 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2/12 जी, 4 ऐड हो गया। हाँ पूरे साल की डालनी है, टैक्स वाले नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, फुल ईयर डेप्रिसिएशन। वैसे इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं, और कोई मसला नहीं है, दोनों को गलत नहीं करेगा। आए कि अपने अपने सोल्यूशन के अंदर ऐसे ही किया था कि पूरे साल की डाल दी थी। कोई बच्चा अगर उसको मंथली या डेली कर भी देता है तो उसने अमोर्टाइजेशन की उसको नंबर मिलेंगे, सवाल अगर चुप है, ठीक है ना। तो आई के हमने भी इसकी बहस नहीं की थी, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, मंथ वाइज कर दें तो भी खैर, डेप्रिशिएट अमोर्टाइज करके दिखाया ना आपने 10 साल पे, वो ठीक है। बोलो ऐड हो गया, ये 116 पे आ गया। अब 180 को कहते हैं सारे 180 एसेट तुम्हें अलाउ करेंगे एज अ डिडक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने अकाउंटिंग ये टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन कितनी है जी, 180 डिवाइडेड बाय 10, बस 18 पूरे ही। हाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारा ही उन्होंने पहले भी कर देते होते थे, वो पहले भी करते थे। हम एक्सपेंस किया तो वो कहते थे सारा एक्सपेंस आज ना लो, आज एसेट बना के आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस ले लो, पहले भी करते थे जी। तो 180 पे पकड़ लिया मैंने भाई, ठीक है जी। बोलो 180 माइनस 18 कितना हो गया, एसेट की कैरिंग अमाउंट कम है तो डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये देखना मेरे भाई, ये 4 हमने एक्सपेंस बना लिया था, इसको हमने एसेट बना दिया। हाँ 60 भी एक्सपेंस बनाया है, उसको ऐड बैक करना चाहिए। हम अकाउंटिंग वालों ने जो कुछ किया होता है वो सब रिवर्स करना चाहिए, तरतीब से चलना चाहिए। वैसे थोड़ा सा ना तरतीब से करते हैं, ज़रा थोड़ा सा जगह और बना देता हूँ, नीचे कर देता हूँ ताकि आपको ये बाद में भी याद रहे। अमोर्टाइजेशन मैं दोबारा कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, आपने नहीं करना ऐसे, मैं बता रहा हूँ अकाउंटिंग वालों ने जो कुछ किया होता है उस सारे को रिवर्स करना है।
अब मुझे बताओ, हमने जो कुछ अकाउंटिंग वालों ने किया है वो रिवर्स कर दिया हुआ है। अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन 120/5 इंटू 2/12, जी बोलो 4, सब हो गया रिवर्स, सब हो गया रिवर्स, सब रिवर्स नहीं हुआ। ठीक है, हमने पीएनएल तक आते आते एक एक्सपेंस 60 रुपए का रिकॉर्ड किया हुआ है, उस एक्सपेंस को भी रिवर्स करवाना है। हमारी अमोर्टाइजेशन हमारा एक्सपेंस रिवर्स करवा देते थे वो, हम सारे का सारा रिसर्च एक्सपेंस में हम डाला होता था, याद करें, वो कहते चलो इसको उल्टाओ, ये सारा एक्सपेंस 10 साल में ले लो। तो हमने जो अकाउंटिंग में किया हुआ है उसको रिवर्स करना है। ठीक है जी, तो ऐड क्या है जी, R&D एक्सपेंस, हमारा R&D एक्सपेंस जो था कितना 60, डन। अच्छा, एक चीज मुझे जहन में आ गई, बच्चे कंफ्यूज होते हैं उससे, जब बच्चे गलतियां सही करके पीएनएल बना लेते हैं ना, और जब टैक्स की बारी आती है, तो टैक्स की जब बारी आती है तो बच्चे भला क्या करते हैं, बच्चे इन एंट्रीज को देखने लग जाते हैं, अकाउंटिंग में उठाने के लिए इन एंट्रीज को देख रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। और भाईजान, हमने अकाउंटिंग की गलती को सही करके, अब सही जब गलतियां कर ली तो ये पीबीटी जो निकाला है ये सही वाला है, अब इसमें से सारी गलतियां निकल चुकी हैं। जब सारी गलतियां निकल चुकी हैं तो अब अकाउंटिंग को उल्टाते हुए ओरिजिनल को ही देखना है दोबारा। अकाउंटिंग को उल्टा दो टैक्स को, तो ये वाली फिर नहीं देखनी दोबारा, रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं देखनी, पहले कौन सी देखनी है, ओरिजिनल। तो क्या किया हमने एक एक्सपेंस बुक किया 60 का और एक एक्सपेंस बुक किया 4 का। उन्होंने कहा चलो इसको उल्टाओ, और आपको सारे 180 हम अगले 10 साल में 18 करके अलाउ करेंगे। तो फिर ये सारे का सारा उलट गया और ये अलाउ हो गया, ये इंटेंजिबल। सही है जी, है बस बेटा ऐसे ही आप ना लें, आप 2/12 भी कर दें, खैर है। आई के अपने सोल्यूशन के अंदर ऐसे ही किया था, उसने भी इस बहस को नहीं किया था। अजम्पशन हो सकती है कि टैक्स वाले पहले साल पूरे साल के अंदर फुल ईयर डेप्रेशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ एडिशन, वो वाला चक्कर है। आप ये अजम्पशन नहीं लेना चाहते, 2/12 भी कर देते तो कोई मसला नहीं, इस पे नंबर नहीं काट सकता आपके। ठीक है, कोई ऐसी क्लैरिटी है नहीं। ये लिख देता ना यूँ थोड़ा सा, कि यूँ लिख देता रिसर्च ओवर 10 ईयर्स ऑन मंथली बेसिस, तो फिर आप 2/12 लाजमी करते। ठीक है, और अगर वो यूँ लिख देता कि फुल ईयर डेप्रेशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ, तो फिर दूसरा दोबारा लाजमी करते। लेकिन जब नहीं लिखा हुआ तो दोनों तरफ आप जा सकते हैं। टैक्स वालों के लिए, अकाउंटिंग में तो हम लाजमी मंथ बेसिस पे करते हैं ना, टैक्स में चूंकि मौजूद है कई जगहों के ऊपर ये भी कि वो पूरा साल, पहले साल में पूरा साल की डेप्रेशन दे दिया करते हैं, इसलिए दोनों ही सही हो सकते हैं अगर सवाल चुप हो तो। ओके, हाँ जी, पॉइंट 3 में को मसला बोले है, को मसला पॉइंट 4 के बारे में बताएं। टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19, पढ़ो जरा, क्या करोगे इसका। टैक्स डेप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 एक्सीडेड अकाउंटिंग डेप्शन बाय 200 मिलियन। जीरो अकाउंटिंग डेप्शन, तो टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर दो, सिंपल 200 रुपये लेस टैक्स डेप्रिसिएशन। वो देख, मैंने कहीं लिखा हुआ, कहीं कहीं नजर आ रहा है ऑलरेडी रिकॉर्डेड, कहाँ लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी रिकॉर्डेड, कहाँ इधर नहीं, मेरी किताब से देख के बताना पड़ेगा, मेरी किताब से देख के बताना पड़ेगा, मेरी किताब से देख के बताना पड़ेगा। जी चलें आगे, नेक्स्ट। हाँ जी, अच्छा चलो अब ये पढ़ लेते हैं फिर, अगर आप इजाजत दो तो। है ऐसे फजूल सा एक पॉइंट, ये एक थोड़ा फजूल है पॉइंट। वो कहता है टैक्स डेप्रिसिएशन, मिसाल के तौर पे हमारी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो थी वो 1000 रुपये थी मिसाल के तौर, और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन जो थी 1200 थी। ठीक है, लेकिन जो अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन है ये वो पुरानी वाली डेप्शन है जिसके अंदर बगैर रीवैल्यूएशन के हमने बिल्डिंग को डेप्रिसिएट, और भी बहुत सारे एसेट्स होंगे जिनमें एक बिल्डिंग भी होगी, उस बिल्डिंग की डेप्शन इस 1000 के अंदर 75 पड़ी है। ये मैंने अज्यूम किया फिगर बेटा, बस डिफरेंस सही रखा है, ठीक है ना, ये फिगर 1000 मैंने अज्यूम किया। ओके, इसमें बिल्डिंग की डेप्शन कितने रुपए पड़ी हुई है, 75। ठीक है, लेकिन हमने जब करेक्शन की तो हमने
1000 नहीं, हमने 25 रुपए डेप्रिसिएशन बढ़ाई ना। अब बोलो, अब ये जो 200 रुपए का डिफरेंस है, इसके बारे में वो क्या कह रहा है कि जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाली डेप्रिसिएशन है ना, ये 1000 वाली पुराने वाली जिसमें 75 रुपए डेप्रिसिएशन पड़ी थी बिल्डिंग की, ये उसके हिसाब से 200 रुपए ज्यादा है। ठीक है ना, टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा है। ओके, अब इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी कुछ और फर्क इस अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के अंदर भी रह गया। जो हमने डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज की है, क्या ख्याल है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो हमने मजीद चार्ज कर दी है वो भी तो रिवर्स करनी चाहिए। ये 200 का फर्क किसका है, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेप्रिसिएशन थी उसके अंदर टैक्स वाली एक्सेस आ रही थी, ये तो हमने लिख दी, 200 माइनस कर दिया। लेकिन जो मुश्किल करूं इसको, जरा मुश्किल करूं तो एक इस 1000 में 25 ऐड कर दें, 1025 हो जाएगा तो 175, लेकिन उसकी बजाय सादा रखूं तो अभी 200 माइनस और 25 ऐड करके भी 175 ही माइनस निकलता है ना। ठीक है, इसका 175 माइनस करना है, उसकी बजाय यूं कर लो भाई, वो जो बिल्कुल सादा कर लो, ये जो 200 का डिफरेंस है वो है। हमने क्या किया, हमने अकाउंटिंग वालों ने 25 रुपए की डेप्रीसिएशन ज्यादा चार्ज की बोलो। जब हमने इस डेप्रिसिएशन को बढ़ाया तो वो भी तो एक डिफरेंस बन गया, वो भी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ही है ना। तो वो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो हमने अभी चार्ज किए 25 रुपए, वो इस 200 के फर्क में नहीं पड़ी हुई, तो उसको यहां पर आप ऐड कर दो अलग से, ऐड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। कितनी, ये 25 ऐड और ये 200 माइनस 175 हो गया ना, इधर से 175 कर लो, ये यूं कह लो इस 1000 में 25 शामिल नहीं है, ये 1025 कर लो, तो इसका डिफरेंस 175 वही माइनस में बनता है, वही कर लो। लेकिन मुझे ये ज्यादा आसान लग रहा है। ओके, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड बाय अस, जब हमने ये डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी तो ये भी तो हमारा उनका डिफरेंस बन गया। बाकी डेप्रिसिएशन का जो फर्क था, ओरिजिनल ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी, उसका अकाउंटिंग और टैक्स का फर्क 200 था, हमने वो 200 यहां पे यूज कर लिया, 200 यूज कर लिया। बोलो, एड लेस की वजह से डिफरेंस दिया होता ना, एक 25 हमने नया रिकॉर्ड किया, ये 25 हमने रिकॉर्ड किया, ये कितने गया, ये तो ये 25 हमने रिकॉर्ड की, तो हमारी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, इसको भी क्या कर दो, उल्टा दो। कहा था रहने दो, ये पॉइंट एंड पे करते, चलो। अच्छा जी, रीवैल्यूएशन जो है उसके बारे में क्या कह रहे हैं, रीवैल्यूएशन डज नॉट अफेक्ट टैक्सेबल प्रॉफिट्स, इसको बाद में देखते हैं। एक बात करूं, वैसे आगे बढ़ने से पहले करो जरा इधर मुझे पीपीई के बारे में बताओ, पीपीई के अंदर कैरिंग अमाउंट कितनी है बता दो। 1100 जीरो कर लें, क्या मतलब, कर देना जीरो। मैनू केड़ी जल्दी है, जिंदगी में सबसे पहला इस तरह का हमने सवाल किया था जिसमें पीपीई की कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस मिसिंग थी, वो ये सवाल था। उसमें इसने हमें ओपनिंग बुक वैल्यू दे दी थी, अकाउंटिंग एंड टैक्स WDV एज ऑन 31 दिसंबर वाज इतने एंड इतने। एक सवाल हमने ये किया था, ओपनिंग गिवन था। उसके बाद एक सवाल हमने ये किया था, इसके अंदर उसने इस तरह से बता दिया था कि कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपीई एक्सीड टैक्स बेस बाय इतने, तो हमने चक्कर चला लिया था फिर भी। ठीक है, आज कहीं से मुझे देखकर बताओ क्या ओपनिंग गिवन है पीपीई का टैक्स बेस का, क्या ओपनिंग का डिफरेंस गिवन है, जो मर्जी कर लें भाई। 200 रुपए तो क्या है, डेप्रीसिएशन का फर्क है यार, डेप्रीसिएशन का फर्क है 200 भाई। बात समझ आ रही है, इसका मतलब ये तो निकल नहीं सकती, इसका तो कहीं दूर दूर तक कोई जिक्र अज़कार ही नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली ये अप्रोच इस सवाल पे लग नहीं सकती थी। वेलकम। अब आपको वो दिन याद करवाऊंगा जिस दिन मैंने आपको कहा था जहां कहीं जाकर ये वाली अप्रोच फेल हो जाएगी, वहां पर आपको CTE DT डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए डेफर्ड टैक्स एज ऑन वाली वर्किंग नहीं हो सकती, वहां पे आपको फिर इनकम स्टेटमेंट अप्रोच, जिसको शॉर्टकट कहा था, उससे चलना पड़ेगा। किस किस को याद है ये, किस किस को याद है? तो चलें इसको क्रॉस लगाएं
और इधर एक स्टार लगाकर, बल्कि इसके नीचे लिखें, इसके नीचे लिखें पीपीई की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कैलकुलेट नहीं हो सकती। वो पर्चे में चलते चलते ऐसे ही समझ आई होगी ना आपको, ओहो नहीं निकल रहा, ओ माय गॉड, लगता है कोई नहीं, चलो इससे सॉल्व हो जाए और मैच हो जाए। अच्छा ठीक है, काट दें फिलहाल इसको और लिखें, बाद में डिस्कस करते हैं इसको। जी लिखें 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 कैरिंग अमाउंट और टैक्स, पीपीई की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस कैलकुलेट नहीं हो सकती, इसलिए DTL/A एज ऑन वाली वर्किंग हम नहीं कर सकते। इसलिए DTL/A एज ऑन वाली वर्किंग हम नहीं कर सकते। इसलिए DTL/A एज ऑन वाली वर्किंग हम नहीं कर सकते। कहाँ रह गया? इसलिए ज़्यादा पीछे रह गया। पीपीई की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस नहीं निकल सकती, इसलिए हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी/एसेट एज ऑन वाली वर्किंग नहीं कर सकते। तो अब हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस निकालने के लिए इनकम स्टेटमेंट अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। मैं वर्किंग को ना ही नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें आपको याद होगा हमने किया था एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, थोड़ा मुझे भी भूल रहा है, एडजस्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट, एडजस्टेड फॉर वो परमानेंट डिफरेंस वगैरह ये वो। उसके बाद टैक्सेबल प्रॉफिट्स, उसके बाद डिफरेंस, टैक्स रेट और टैक्स। अच्छा, अब इसमें ना एक नई चीज़ है, वो है सेपरेट रेट वाली इनकम, वरना ये सवाल यहाँ से आपको आता है, ये करना सिखाया हुआ है, ठीक है। बस इसको ज़रा पूरा कर लें, या फिर मैं कल करवाऊँगा, यहाँ से DTE निकालेंगे। मैं सिर्फ करंट टैक्स निकलवा दूँ आपसे ज़रा क्विकली, ठीक है। ये जगह छोड़ देंगे ना आप, काट के इसके नीचे बस 3-4 लाइनें छोड़ दें, पता ही आपको हो जाता है उसमें, ठीक है। ओके, और कंटिन्यू करें अपने सवाल को, ज़रा जल्दी से ख़त्म कर लें इसको। पॉइंट 6 और 7 रह गए बस। जी बच्चों, कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। हाँ जी, कैपिटल गेन कितना है जी? कैपिटल गेन कितना था? 30 या 50? देखो जरा, 50। तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, आते आते ऐड कर चुके थे, क्या कर दें? लेस कर दें कैपिटल गेन, और इसके साथ आप लिखें ब्रैकेट में रेड कलर से परमानेंट डिफरेंस। ये क्या है? एग्जेम्प्ट इनकम। ये क्या है? एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, तो इस पर टैक्स तो नहीं लगना, ठीक है। और PD इसलिए लिख लें क्योंकि ये रेकंसिलिएशन में जाके है कितना, 30, 50। चले, इससे आगे अब सवाल को हम कल करेंगे। ये सवाल मैंने कहा था 2 घंटे में मर के होता है, टाइम पूरा हो गया अब सर, अब इशारा मिल गया, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसको ट्राई करेंगे। देखें, बस 1 मिनट और दे दें, आखिरी 1 मिनट। ये देखें आगे क्या कहता है, और डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल है रिसीट बेसिस पे, तो लेजर बनाएंगे डिविडेंड इनकम का। लेकिन मजे की बात ये है कि वही वाला केस जो हैंड पेज 2 पे नहीं किया था, कुछ रिसीवेबल होगा। डिविडेंड इनकम कितनी है? 30, 10 क्या है? रिसीवेबल, तो बाकी 20 क्या होगा? रिसीव्ड। अब रिसीव्ड इस साल में रिसीव होना है, उस पे रेट है 15%, और रिसीवेबल अगले साल, उस पे रेट है 20%। ये आपको उलझाएगा इंशाल्लाह। इसी के ऊपर तो कल मैंने 20 से 25 मिनट स्टार्ट में आते साथ लगा देने, तो लाजमी टाइम से आइएगा क्योंकि मैंने स्टार्ट में ये करवा देना है। ओके, गॉट इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी तो बस रेट ही है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, सवाल को 2 दिन में करवाना बहरहाल ये ज़रूरी होता है, एक दिन में ये हो नहीं पाता, या किसी दिन संडे लगाकर इसको 2 घंटे में करवाना ज़रूरी होता है। इधर देखो, वैसे बाय द वे इस पे भी आप लिख सकते हो, ओपनिंग मिसिंग, क्लोजिंग मिसिंग, यही तो रह गया अब, ठीक है ना, ये भी गई वर्किंग, ठीक है। तो ये जनाब आप अपनी वर्किंग को पिक्चर ले लेना चाहें तो, ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिएगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों को बुला लें, आप उन्हें बता दें कि लाजमी कल कंसोलिडेशन की इनकम स्टेटमेंट अप्रोच शुरू हो जाएगी, और फिर आपको पकड़ में नहीं आएगी बात। अल्लाह हाफिज़। अच्छा 1 मिनट ज़रा इसको एंड पे इसकी पिक्चर एक बना दें,
ताकि ये मैं कल पिक्चर लेके आ जाऊँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।